डिस्कस द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, लैंडस्केप ऑफ द सोल, और इसकी राइटर है नैथली ट्रूविरॉय। नैथली ट्रूविरॉय एक यूरोपियन है और ये एक आर्ट हिस्टोरियन है। ये आर्ट को स्टडी करती हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एनालाइज करती हैं और उसके द्वारा पेंटर्स की साइकोलॉजी को स्टडी करके ये जानने की कोशिश करती हैं कि अलग अलग एरियाज के, अलग अलग रीजन्स के पेंटर्स का जो पेंटिंग स्टाइल है वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन किया है चाइनीज पेंटिंग्स और वेस्टर्न पेंटिंग्स के बीच में। क्या कंपैरिजन है वो हम लेसन पढ़ते हुए जानेंगे, और इस कंपैरिजन द्वारा नैथली हमें ये बताना चाहती हैं कि ह्यूमंस बीइंग्स की इस यूनिवर्स में क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिवर्स के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और हमारी वहां पे और हम वहां पे कैसे फिट होते हैं। सो लेट अस बिगिन रीडिंग द स्टोरी। आपको स्टोरी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन अगर आप उसका रियल मीनिंग समझ जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले नैथली कहती है, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी हु लिव्ड इन द 8th century। सो वू डाउजी इज अ चाइनीज पेंटर। सबसे पहले नैथली हमें इस चाइनीज पेंटर की कहानी बता रही है। ये 8th century में हुआ करते थे। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall। अब वू डाउजी पेंटिंग्स बनाते थे और टांग एम्परर ज़ुआनज़ोंग ने उन्हें एक लैंडस्केप बनाने के लिए कहा था, जिससे कि वो अपनी पैलेस की दीवारों को सजाना चाहते थे, और ये वू डाउजी की लास्ट पेंटिंग थी। The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it। वू डाउजी ये चाहते थे कि उनकी क्रिएशन को सिर्फ एम्परर ही देख सके, इसलिए उन्होंने उसे एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया था। For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। Immense means very huge, very big। तो अब जब एम्परर ने इस पेंटिंग को देखा तो उन्होंने उसमें क्या क्या चीजें देखी। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है, वहां पे जंगल बने हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, झरने हैं, बड़े बड़े बादल हैं आसमान में, पहाड़ियों पर आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आसमान में चिड़िया उड़ रही है। Now Wu Daozi says, "Look, sir," said the painter, "in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit." The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened। Dwells means lives or stays। अब वू डाउजी ने एम्परर का ध्यान एक केव की तरफ पहुंचाया। उसने उन्हें कहा कि देखिए, पेंटिंग में मैंने एक केव यानी कि गुफा भी बनाई है, और ये जो गुफा है जो कि पहाड़ी के निचले हिस्से में लोकेटेड है, वहां पर एक स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। अब पेंटिंग में आप ये चीजें नहीं देख सकते, यू कांट सी अ स्पिरिट इन अ पेंटिंग। और फर्दर वू डाउजी ने क्या किया, उसने अपने हाथों से क्लैप किया और ये जो केव था, पेंटिंग में बना हुआ जो केव था, उसका दरवाजा खुल गया। नाउ दिस इज सो अनरियलिस्टिक। कभी ऐसा नहीं होता कि पेंटिंग में लाइव कुछ हो रहा हो, आप बोले कि यहाँ पे एक स्पिरिट रहती है, आप क्लैप करें और गुफा का दरवाजा खुल जाए। तो ये सब क्या है? ये वू डाउजी का माइंड है। वो अपने दिमाग के साथ पेंटिंग में एंटर हो गया, यानी कि वो ऐसा इमेजिन कर रहा है, उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि सच में ऐसा हो रहा है, वो पेंटिंग में घुस गया है। और फर्दर वो ये इमेजिन कर रहा है कि उसने ताली बजाई और गुफा का दरवाजा खुल गया। आगे क्या होता है? The inside is splendid, beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way। Splendid means very impressive, superb। फर्दर वू डाउजी किंग को कहता है कि केव का जो अंदर का एरिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं आपको वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ केव में आइए। तो वो क्या कह रहा है? वो किंग को कह रहा है कि चलो हम पेंटिंग में बने हुए केव में एंटर करते हैं। The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall। अब ये जो पेंटर था वू डाउजी, ये केव में घुस गया। इससे पहले कि एम्परर उसके पीछे पीछे अंदर जाता, केव का दरवाजा बंद हो गया
और साथ ही साथ क्या हुआ, पेंटिंग भी दीवार से गायब हो गई, उसके साथ ही वू डाउजी भी जो पेंटिंग में गया था वो गायब हो गया। अब ये सब क्या है, ये एक कहानी है, एक किस्सा है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन ये एक चाइनीज फेबल है और इससे लोगों को ये बताया जाता है कि हमारे दिमाग की शक्ति कितनी ज्यादा है, अगर हम ऐसे भी इमेजिन करें तो वैसा सच में हो जाता है। फर्दर नैटली हमें बताती हैं, Not a trace of Wu Daozi's brush was left and the artist was never seen again in this world. तो इसके साथ ही वू डाउजी का एंड हो गया, ना तो उसका ब्रश देखने को मिला, ना तो वू डाउजी देखने को मिला। Such stories played an important part in China's classical education. तो ये वही बात है कि ये सब कहानियां हैं जो कि चाइना की क्लासिकल एजुकेशन यानी कि हिस्टोरिकल एजुकेशन का हिस्सा हैं। ये आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Disciple is a follower or a pupil or a student. कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी बहुत ही फेमस चाइनीज फिलोसोफर्स हुआ करते थे। उनकी किताबों में भी ऐसी कहानियां बहुत मिलती हैं और वो इन कहानियों द्वारा अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि आपके माइंड में बहुत ज्यादा पावर होती है। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Anecdote is a short, amusing or interesting story about a real incident or person, just like Wu Daozi's story. ये जो कहानियां हैं, ये एक तरह से तो कहानियां भी हैं और ये कहानियां आपको क्या संदेश देती हैं कि आर्ट की स्पिरिट को बहुत डीपली फील किया जाता था और ये माना जाता था कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। व्यूअर अपने दिमाग से आर्ट को कैसे एनालाइज करता है और वो उसको देख के कैसा फील करता है, वैसा ही हो सकता है, वैसा ही रियलिटी में वो कर सकता है। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. अब फर्दर वो कहते हैं कि एक और कहानी है एक ऐसे पेंटर की जो जब ड्रैगन पेंट करता था वो ड्रैगन की आंखें नहीं बनाता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो ड्रैगन की आंखें बना देगा तो ड्रैगन जिंदा हो जाएगा और वो पेंटिंग में से उड़कर बाहर आ जाएगा। अब ये जो कहानियां हैं ये हैं चाइनीज कहानियां, चाइनीज पेंटिंग्स की कहानियां। इनको कंट्रास्ट कीजिए, यानी कि इनके ऑपोजिशन में अब आप देखिए ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स इज एन एरिया इन वेस्टर्न यूरोप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द मैप ऑफ यूरोप। यहाँ पे जो एरिया है ग्रीन कलर का मार्क, दिस इज फ्लैंडर्स। हमारी राइटर नैथलीन ट्रोवेरॉय एक फ्लैंडर की रहने वाली हैं और वो ये कहती हैं कि वहां की जो पेंटिंग्स हैं, शी फाइंड्स मोस्ट ऑफ देम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। अब जब वो वेस्टर्न पेंटिंग्स की बात करती हैं तो हमें फिर से एक कहानी सुनाती हैं। इन द 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzys fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession. अब 15th century में एंटवर्प क्या है? इट इज अ सिटी इन नॉर्दर्न बेल्जियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बेल्जियम और ये है एंटवर्प। इस सिटी में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ रहा करता था। ब्लैकस्मिथ मींस लोहार, जिसका नाम था क्विंटन मेत्सिस, और उसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन लड़की का फादर एक ब्लैकस्मिथ से अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता था। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism. Realism means the quality of art that makes it seem so real. यानी कि as close to real, यानी कि actual जिंदा मक्खी जैसी उसने एक पेंटिंग बना दी। तो क्विंटन ने क्या किया, उसने जो लेटेस्ट पेंटिंग थी जिसपे वो काम कर रहा था उसके ऊपर एक मक्खी पेंट कर दी। वो मक्खी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी, ऐसे लग रहा था कि जिंदा मक्खी वहां पर बैठी हुई है। That the master tried to swat it away before he realized what had happened. अब जब पेंटर आया तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इस मक्खी को हिट करता हूं, इसे मार देता हूं, लेकिन अभी उसने उसे मारा नहीं था कि उसने रियलाइज किया कि ये जिंदा मक्खी नहीं है, ये एक पेंटिंग है। Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. Apprentice means a trainee. अब जब उस पेंटर ने देखा कि क्विंटन ने as close to real पेंटिंग बनाई है
तो वो बहुत इम्प्रेस था और उसने क्विंटन को अपने स्टूडियो में एक अप्रेंटिस की तरह रख लिया. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. तो फाइनली क्या हुआ, क्विंटन की शादी उस लड़की से हो गई जिसके फादर पेंटर थे. तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो चाइनीज पेंटिंग है उसमें बहुत सारी चीजें व्यूअर अपने दिमाग से डिटरमिन करता है और वैसे ही हकीकत में हो जाता है, जबकि वेस्टर्न पेंटिंग में जो पेंटर ने बनाया व्यूअर वो ही देखता है और वो ही समझता है, इमेजिनेशन पे कुछ भी नहीं छोड़ा जाता. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. Illusionistic likeness means an illusion which is created and it resembles something real. And essence of inner life and spirit means your mind, how your mind perceives something. तो यहाँ पर राइटर हमें कॉन्ट्रास्ट बता रही हैं, कंपैरिजन बता रही हैं यूरोपियन और एशियन पेंटिंग्स के बीच में. वो कहती हैं कि यूरोपियन पेंटिंग्स बिल्कुल रियलिस्टिक होती हैं और चाइनीज पेंटिंग्स आपके माइंड और व्यूअर के इनर लाइफ और स्पिरिट पर बेस्ड होती हैं. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. अब जब एम्परर वो चाइनीज पेंटिंग देख रहे थे, वो सिर्फ वो चीजें अप्रिशिएट कर रहे थे जो उन्हें दिखाई दे रही थी, लेकिन वू डाउजी ने उनका ध्यान और चीजों पर भी डाला, वो चीजें जिन्हें वो देख नहीं सकते थे. वू डाउजी उन सब चीजों को इमेजिन कर रहे थे. वो इमेजिन कर रहे थे कि केव की एंट्रेंस पर एक स्पिरिट रहती है. फिर उन्होंने ये इमेजिन किया कि वो क्लैप करेंगे तो केव का दरवाजा खुल जाएगा और उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि सच में केव का दरवाजा खुला और वो केव के अंदर चले गए. तो ये सब चीजें जो थी ये उनके दिमाग की उपज थी, उनकी इमेजिनेशन थी. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एम्परर अपनी टेरिटरी, अपनी एरिया के ऊपर राज कर सकते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो क्या कर सकता है, वो अपने दिमाग के साथ, अपनी इमेजिनेशन के साथ उस टेरिटरी में कहीं पर भी एंटर कर सकता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर माइंड. Let me show the way. The Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. अब Tao क्या है, ये एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है जिसका ये मतलब है कि यूनिवर्स जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स की वर्किंग को. और यहाँ पर राइटर हमें यही बता रही है कि आइए हम देखते हैं कि क्या मिस्टीरियस राज है जिस पर यूनिवर्स की वर्किंग बेस्ड है. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. राइटर कहती है कि जो पेंटिंग है, जो वू डाउजी ने पेंटिंग बनाई थी वो गायब हो गई, लेकिन वू डाउजी का जो एम था वो पूरा हो गया. उन्होंने अपने दिमाग की इमेजिनेशन से उस पेंटिंग में एंटर किया, केव में घुस गए और फिर वो उसकी अंदर ही रह गए. तो ये चीजें देख नहीं सकती. मटेरियल अपीयरेंस मीन्स वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने पड़ी हैं, एनी टैंजिबल थिंग्स. ये एक इनटैंजिबल चीज है, ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन दिमाग के साथ हम उसका एहसास कर सकते हैं और वैसा ही हमारे साथ हो जाता है. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would Western figurative painting. So this is the main comparison between Chinese and Western paintings. राइटर कहती हैं कि चाइनीज पेंटिंग में जो लैंडस्केप बनाया गया है वो इतना क्लियर नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर इमेज या सीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. पेंटर ने बहुत सारी ऐसी खाली जगहें छोड़ी हुई हैं, ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं. उन ब्लैंक्स को कौन फिल करेगा? व्यूअर का दिमाग. ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न पेंटिंग्स क्या है, वो फिगरेटिव पेंटिंग्स है, यानी कि वो रियलिस्टिक है. वो रियल चीज को एज इट इज, एज क्लोज टू रियल प्रेजेंट करती हैं और वो चाहती हैं कि व्यूअर उन्हें ऐसे के ऐसे ही देखे. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint.
हियर यू कैन सी, ये एक यूरोपियन पेंटिंग है, एक लैंडस्केप की। यहाँ पे हर चीज बहुत वेल डिफाइंड है। ये एक सीन है जिसे कि पेंटर ने हूबहू अपनी पेंटिंग में बना दिया। ऑन द अदर हैंड ये एक चाइनीज लैंडस्केप की पेंटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारे एरियाज ब्लैंक रखे हुए हैं, और जो पेंटिंग बनाई गई है वो एक बहुत ही मोटी मोटी सी चीज को दर्शाती है, बहुत फाइनली एक सीन को नहीं दर्शा रही, क्योंकि उसमें व्यूअर अपने माइंड की इमेजिनेशन के साथ बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है, जैसे कि वो उन्हें इमेजिन करता है। तो जो चाइनीज पेंटिंग है उसमें एक पर्टिकुलर एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं दिखाया गया, बहुत सारी चीजें आप अपनी इमेजिनेशन और अपनी व्यूज के साथ क्रिएट कर सकते हो, सोच सकते हो। His landscape is not a real one, and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. Leisurely means relaxed. अब जो चाइनीज पेंटर का लैंडस्केप है वो रियल नहीं है, ऐसी रियल सीनरी, ऐसा रियल लैंडस्केप कहीं देखने को नहीं मिलता। तो चाइनीज पेंटर अपनी पेंटिंग में जो लैंडस्केप बनाते हैं उसमें व्यूअर की इमेजिनेशन बहुत मायने रखती है। व्यूअर कहीं से भी इसमें घुस सकता है, यानी कि वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है। आप फर्दर इस लैंडस्केप में इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डार्क सा एरिया है ये एक केव है, ये एक गुफा है, यहाँ से लोग अंदर जा सकते हैं, और यहाँ पर जो डार्क लाइट मिक्स सा कलर है आप इमेजिन कर सकते हैं ये कोई स्पिरिट है, जैसे कि वू डाउजी ने इमेजिन किया। फर्दर आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं ये जो ब्लैंक एरिया में ये हल्का सा कोई दिख रहा है ये कोई बोट है जिसमें कोई बोटिंग कर रहा है। ऐसे कुछ भी चीजें व्यूअर इमेजिन कर सकता है। वो ये सोच सकता है कि वो खुद ही इस बोट में बैठा हुआ है, थोड़ी दूर जाकर उसकी बोट एक तूफान में फंस गई है। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इस लैंडस्केप में जब सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ये एक क्लियर इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे कि व्यूअर इमेजिन करके सोच सकता है और वैसा ही वो सीन क्रिएट कर सकता है अपने दिमाग। वो ये कह रहे हैं कि आप इस पेंटिंग में कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज के बारे में कुछ भी इमेजिन करना शुरू कर सकते हैं, फिर उस चीज को फर्दर डेवलप कर सकते हैं, और ऐसे ही उस पेंटिंग को अपनी इमेजिनेशन के साथ अलग अलग वेज में एनालाइज कर सकते हैं। This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. अब चाइनीज पेंटिंग्स में एक और तरह की पेंटिंग होती है जिसमें पेंटिंग को रोल किया जाता है। जैसे जैसे आप पेंटिंग का रोल खोलते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है अलग अलग सीन्स आपके सामने उभरते जाते हैं, और वो जो सीन्स हैं वो एक ग्रेजुअल सीक्वेंस में आपके सामने आते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आप एक सीन को इमेजिन करते हैं। तो इस तरह की जो पेंटिंग्स होती हैं वो और भी ज्यादा अलग होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे व्यूअर उस पेंटिंग को खोलता जाता है वो अपनी इमेजिनेशन उस पेंटिंग में ऐड करता जाता है, और उसे वो पेंटिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि वो उसे कुछ भी तरह से इमेजिन कर सकता है। It also requires the active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. तो चाइनीज पेंटिंग देखते वक्त जो व्यूअर है उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है, ना केवल मेंटल बल्कि फिजिकल भी, जैसे कि वू डाउजी के साथ हुआ। जब उन्होंने अपने दिमाग से इतनी स्ट्रांगली इमेजिन किया कि वो उस पेंटिंग में घुस गए हैं और वो उस केव के दरवाजे पर खड़े हैं, तो एक्चुअली ऐसा हुआ उनके साथ। और जब उन्होंने क्लैप किया तो एक्चुअली वो केव का दरवाजा खुल गया, वो केव के अंदर भी घुस गए और केव का दरवाजा बंद हुआ और वो गायब हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? फिजिकल एंड मेंटल पार्टिसिपेशन। वू डाउजी ने दोनों एस्पेक्ट से उस पेंटिंग को एनालाइज किया, अपनी इमेजिनेशन से उसके अंदर घुस गए और गायब हो गए। The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. तो चाइनीज पेंटिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप एक सीनरी को उनकी नजर से देखें, नहीं,
बल्कि वो ये चाहते हैं कि आप पेंटर के दिमाग में घुस जाए। आप ये इमेजिन करें जो पेंटर ने इमेजिन किया था और फिर उस पेंटिंग को एक्सप्लोर करें अलग अलग वेज से। The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. Conceptual means in relation to an abstract representation. राइटर ये कहती हैं कि ये जो लैंडस्केप है जो चाइनीज पेंटिंग में बनाया गया था वो आपकी माइंड की एक क्रिएशन है। आपके दिमाग ने जैसे किसी चीज को परसीव किया, आपने उसे वैसा के वैसा ड्रॉ कर दिया, ना कि वैसा जैसे कि वो देखने में लगता है। तो वो क्या कहती हैं कि जो चाइनीज पेंटिंग्स हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं और वो एक कंसेप्चुअल स्पेस को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि आपके दिमाग की परसेप्शन को। पेंटर वो नहीं बनाता जो उसकी आंखें देख रही हैं, वो बनाता है जो उसका माइंड परसीव कर रहा है। This concept is expressed as shan shui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. अब लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप का मतलब है माउंटेन वाटर और चाइनीज में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं शैन शुई। क्या मतलब है इसका? जब आप बचपन में बहुत ही छोटे होते कोई लैंडस्केप बनाते हैं ड्राइंग क्लास में, आर्ट क्लास में, तो आप क्या बनाते हैं? यू मेक अ माउंटेन, you make valley and you make a river flowing through the valley. This is the basic concept of drawing a landscape and Shan Shui में भी यही दो concepts, यही दो चीजों के बारे में बात की गई है और इसे mountain water भी कहा जाता है। More than two elements of an image, these represent two complementary poles रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। अब जो दाओ है वो जो यूनिवर्स के बारे में बताता है, जो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। क्या है? इट इज बेस्ड ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम टू थिंग्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स क्या है? द माउंटेन एंड द रिवर। हमारी लैंडस्केप की इमेज में भी यही दो चीजें थी और यही दो चीजें हैं जो कि यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को भी दर्शाती हैं। इनकी डिटेल्स देखते हैं। द माउंटेन इज यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। माउंटेन यानी कि पहाड़ी क्या है? इसे कहा जाता है यांग। इसकी क्या क्वालिटीज हैं? इट इज वर्टिकल, मीन्स ये एकदम सीधा खड़ा हुआ है। It is facing towards the heaven, ये ऊपर आसमान को देखता है जिसे कि हम heaven भी कहते हैं। It is stable, mountain एक ही जगह पर रहता है। Warm and dry, these are the qualities of the mountain which is called yang. Yang is one component of Dao, and the second component is yin, which is water. It is horizontal, resting on the earth, fluid, moist and cool. So the second component of our landscape is the flowing river. This is called yin. Yin की क्या qualities हैं? ये horizontal है। Horizontal means ये अर्थ की सरफेस से पैरेलल है, ये धरती पर बह रही है। It rests on the earth, ये जो नदी है ये धरती पर रेस्ट कर रही है, धरती पर बहती है। Fluid है यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। Moist है, इसमें नमी है और ये ठंडक देती है। So these are the two opposing things, contrasting and complementing things which are the components of Dao, and these two things are the main components of a landscape also. The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. अब अगर आपने वो सीनरी ध्यान से देखी थी जो पिछली स्लाइड में हमने, ये जो सीनरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पहाड़ियां, ये है नदी। इन दोनों के बीच में जो एरिया है, आगे इस एरिया की बात हो रही है। राइटर कहती है यिन यानी कि नदी और उसके काउंटरपार्ट यांग यानी कि माउंटेन। यिन क्या है? एक फेमिनिन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का, और यांग क्या है? मैस्कुलिन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का। और इनकी जो इंटरैक्शन है यानी कि वो एरिया जहां पे ये दोनों मिलते हैं वो दाओइज्म का फंडामेंटल नोशन है, यानी कि दाओइज्म का फंडामेंटल बेसिस है, यिन और यांग का मीटिंग पॉइंट।
What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. अब वो कह रहे हैं कि दाओइज्म में हम यिन को भी कंसिडर कर रहे हैं, हम यांग को भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक मिडल एरिया है जिसे मिडल वॉइड कहा जाता है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर यिन और यांग की इंटरैक्शन होती है आपस में. This can be compared with the yogic practice of pranayam, that is breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. Void means the empty or the vacant place. अब हमारी राइटर इस yin yang और मिडल वॉइड डाओइज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे कंपेयर कर रही हैं हमारी योगिक क्रिया प्राणायाम के साथ. एंड शी सेज जैसे प्राणायाम में हम ब्रीद इन करते हैं, फिर हम उस सांस को रोकते हैं, फिर हम ब्रीद आउट करते हैं. तो जब हम सांस को रोकते हैं उसे हम सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ कहते हैं, क्योंकि ना तो हम सांस इनहेल कर रहे हैं ना एक्सहेल कर रहे हैं. ये एक वॉइड एरिया है और इसी एरिया में हमारी मेडिटेशन होती है, यानी कि हम अपना ध्यान किसी एक चीज पर एकाग्र कर सकते हैं जब हम अपनी सांस को रोक लेते हैं. तो ये जो वॉइड है, वो एरिया जहां पे यिन और यांग इंटरैक्ट करते हैं, वो एरिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिस तरह से हम सांस को रोकते हैं तब हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं, उसी तरह से ये खाली एरिया जहां पर यिन और यांग इंटरैक्ट करते हैं, वो खाली एरिया भी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द मिडल वॉइड इज एसेंशियल. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप. ये जो मिडिल वॉइड है, वो एरिया जहां ना यिंग है ना यांग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. और जो चाइनीज पेंटिंग में जो खाली ब्लैंक एरिया है व्हाइट कलर का, ये इस वॉइड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहीं पर इसी एरिया में व्यूअर अपने माइंड की इमेजिनेशन को यूज करता है, इंप्लीमेंट करता है और कुछ भी क्रिएट करता है अपने दिमाग की शक्ति से, और वैसा ही उसके साथ होने लग जाता है. तो ये इंपॉर्टेंस है इस मिडिल वॉइड की. चाइनीज पेंटिंग में जो खाली एरिया है, इसकी यही इंपॉर्टेंस है. ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने का मौका है. दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल. अब हमारी लैंडस्केप में, हमारे यूनिवर्स में मैन का क्या रोल है? He is also like this void. He is the connecting path between the yin and the yang. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe. Conduit means channel. So man is the mode of communication between the yin and the yang. Yang यानी कि माउंटेन और yin यानी कि नदी जो धरती पर बह रही है, दोनों के बीच में कौन है? मैन है. मैन ही इनके बीच में कनेक्शन फॉर्म कर रहा है. His presence is essential even if it's only suggested. Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is, in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. Lofty means very high and oppressed means worried, या ऐसे लोग जिनको दबाया जाए, जिन पे ऑपरेशन किया जाए. तो फाइनली राइटर कहती है कि मैन की प्रेजेंस इस यूनिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. मैन ही अपने दिमाग के साथ अलग अलग चीजें क्रिएट करके इस धरती को एक अलग और एक डिफरेंट जगह बना देता है. तो वो कहती हैं कि मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात कहना चाहूंगी कि फ्रैंकोइस चेंग ने कहा था कि मैन क्या है? ही इज द आई ऑफ द लैंडस्केप. तो ये जो लैंडस्केप है, पहाड़ियां हैं और नदी बह रही है, इसके बीच में जो ये आदमी खड़ा हुआ है, यही इस लैंडस्केप की आईज है, क्योंकि यही अपनी आईज और अपने माइंड के साथ इस लैंडस्केप को अलग अलग वे में परसीव करके उसे अलग अलग चीजों में, अलग अलग वेज में उसको बना देता है, उसे अलग अलग क्रिएशंस में चेंज कर देता है. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन इन दिस लैंडस्केप. तो हमने इस स्टोरी में क्या देखा? नैथली ट्रूवेरॉय चाइनीज और वेस्टर्न पेंटिंग्स के कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट करती हैं और उससे वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हैं
कि यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर वो ये बताती हैं कि उस कॉन्सेप्ट में ह्यूमन बींग्स यानी कि मैन का क्या रोल है। मैन का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक लिविंग कंपोनेंट है इस यूनिवर्स में, और मैन अपने दिमाग से, अपने माइंड से, अपनी आंखों से जैसे परसीव करता है, जैसी चीज़ें क्रिएट करता है, वैसे ही चेंजेस यूनिवर्स में होते जाते हैं। और इससे वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देती हैं कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस यूनिवर्स को एक बेटर जगह बनाएं, हम अच्छे काम करें, हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखें, हम धरती का ध्यान रखें, हम अपनी नेचर का ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चीजें स्टैटिक है। भगवान ने ये सब नेचर क्रिएट कर दी है, अब उसे कैसे प्रिजर्व करना है, उसे कैसे इम्प्रूव करना है, ये उसके लिविंग कंपोनेंट मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे कि गॉड ने दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है, और साथ ही साथ काम करने की, उसे एग्जीक्यूट करने की ताकत भी दी है। नाउ एट द एंड ऑफ द चैप्टर देयर इज अनदर एक्सर्प्ट, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, written by Brinda Suri. It was published in Hindustan Times on 28 August 2005. ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है उन आर्टिस्ट के बारे में जो कि क्वालिफाइड आर्टिस्ट नहीं होते हैं, और वो अपनी किसी एबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं क्योंकि वो कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। तो आइए इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art. Art brut is a French term और इसका मतलब क्या है? Raw art. Raw art means untrained art. जो आर्टिस्ट है वो ट्रेंड नहीं है, वो अनट्रेन्ड है, लेकिन फिर भी वो कोई बहुत ही अच्छी क्रिएशन करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे फ्रेंच पेंटर ने 1940s में शुरू किया था। तब ये जो कॉन्सेप्ट है इतना पॉपुलर नहीं था, लोग ऐसे अनट्रेन्ड आर्टिस्ट की क्रिएशंस को अप्रिशिएट नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा। This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet they show talent and artistic insight. तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने ना तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई होती है, इसलिए उन्हें आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं होता, लेकिन उनमें कुछ ऐसा टैलेंट होता है और कुछ ऐसा माइंड में वो कॉन्सेप्ट होता है जिसे जब वो प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. अब mainstream offerings वो है जो ट्रेडिशनली पेंटिंग करने का तरीका है, जो आर्ट बनाने का ट्रेडिशनल तरीका है। अब ये जो नए रॉ आर्ट वाले आर्टिस्ट होते हैं उनका जो तरीका होता है वो इन मेन स्ट्रीम वाले तरीकों से बहुत अलग होता है। Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. जब डुबेफोर्ट ने 1940s में अपना ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था आर्ट ब्रुट का, तब भारत में एक ऐसे ही जीनियस थे जो कि रॉ आर्टिस्ट थे, जिन्होंने आर्ट कभी सीखा नहीं था और वो एक पैराडाइज क्रिएट कर रहे थे। उनका नाम क्या है? Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. अब एक क्रिएशन है जिसका नाम है रॉक गार्डन, ये चंडीगढ़ में लोकेटेड है। बहुत साल पहले एक जंगल एरिया था, तो एक आदमी था, उसने क्या किया, उसने इस जंगल एरिया को साफ करना शुरू किया और वहां पे उसने कुछ स्कल्पचर्स बनाए पत्थर और रिसाइकल्ड यानी कि पुरानी टूटी फूटी चीजों के साथ। ये जो स्कल्पचर्स थे उन्हें उसने इकट्ठा करके इस जंगल एरिया को साफ करके वहां पर फिक्स कर दिया। इस टाइप के स्कल्पचर जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। Its 80-year-old creator director Nekchand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. ये जो क्रिएटर है जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया उनका नाम है नेकचंद। वो अराउंड 80 से ज्यादा उम्र के, 2005 में वो 80 के थे, तो आज के डेट में हम कह सकते हैं ही मस्ट बी 90 प्लस। उन्होंने ये रॉक गार्डन बनाया और वो ये आउटसाइडर आर्ट ब्रुट जो कॉन्सेप्ट है उसके बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है भारत से। The fifth issue, Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issue's cover.
अब यूके बेस्ड एक बहुत ही बड़ी मैगजीन है जो आउटसाइडर आर्ट को पब्लिश करती है, उसका नाम है रॉ विजन। इस मैगजीन ने अपने स्प्रिंग 2005 के एडिशन में नेकचंद के ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल फीचर किया और कवर पे भी उसके बारे में लिखा, और उन्होंने जो रॉक गार्डन में एक स्कल्पचर और वाटरफॉल बनाया है, विमेन बाय द वाटरफॉल, उसको फीचर किया। The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something Nekchand has taken to dizzying heights. अब जब आप नेकचंद की क्रिएशंस देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि रॉ आर्ट में कितना पोटेंशियल है। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग चीजें, चाहे कोई टिन का डब्बा है, चाहे कोई टूटा हुआ वॉश बेसिन है, या कोई कार के टूटे हुए टुकड़े हैं, पुर्जे हैं, उन सबको यूज करके इतनी क्रिएटिविटी लगाई और इतनी सुंदर सुंदर चीजें क्रिएट की हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि हमारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी कितनी ऊंचाइयों तक जा सकती है, हम कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है रॉ आर्ट का, एक ऐसे आर्टिस्ट का जिनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी आर्ट की, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ही नायाब चीज क्रिएट की। Recognizing his art as an outstanding testimony of difference of a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nekchand says. अब नेकचंद की क्रिएशन को ऑनर करने के लिए यूनेस्को की स्विस कमीशन ने उनको ऑनर करने का सोचा और उन पर बेस्ड एक 5 मंथ लॉन्ग इंटरैक्टिव शो शुरू किया जिसका नाम था रियलम ऑफ नेकचंद, जो कि अलग अलग म्यूजियम्स में अलग अलग कंट्रीज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और नेकचंद कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ लोग मेरे गार्डन में घूम रहे हैं और मेरी क्रिएशंस को देखकर खुश हो रही हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है।